हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 के लिए जो हम यूनिट 5 हिंदी कविता की श्रृंखला लेकर चल रहे थे। तो आज इससे पहले हमने मुक्तिबोध की कविताओं में से एक जो भूल गलती कविता है, उसको हमने अध्ययन कर लिया है उसका। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रह्मराक्षस जो कविता है, उसका मूल पाठ व तत्व उससे जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने मुक्तिबोध से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, उस पे हमने मुक्तिबोध से विस्तार से चर्चा की है मुक्तिबोध पर, तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा, ठीक है? तो आइए आज हम उनकी दूसरी कविता ब्रह्मराक्षस पर बात करें। साथियों, अगर हम ब्रह्मराक्षस कविता की बात करें, तो इसका प्रकाशन सबसे पहले 1957 में होता है और इसका जो काव्य संकलन है वो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें संकलित है यह कविता, ठीक है। वो चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य संग्रह है मुक्तिबोध का, इसका प्रकाशन वर्ष 1964 में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अब ब्रह्मराक्षस कविता के संबंध में हम देखते हैं कि जो इसका प्रकाशन है वह कवि पत्रिका में होता है, ठीक है दोस्तों। इसका प्रकाशन कवि पत्रिका में होता है, जो बनारस में अप्रैल 1957 के अंक में होता है, ठीक। जो कवि पत्रिका है वो बनारस से प्रकाशित होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी पत्रिका में अप्रैल 1957 का जो अंक निकलता है इस पत्रिका का, उसी में इस कविता का प्रकाशन होता है। लेकिन दोस्तों, जो ब्रह्मराक्षस कविता है, जब ये पहली बार कवि पत्रिका में 1957 में निकली, तो किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन जब 1964 में इसका संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है में काव्य संकलन में किया गया, तब आलोचकों ने इस कविता को देखा, ठीक। तो नेक्स्ट बिंदु है कि जो काट का सपना की भूमिका में श्रीकांत ने लिखा है, यानी जो ब्रह्मराक्षस कविता है इसके संबंध में जो काट का सपना जो मुक्तिबोध की जो कहानी का संकलन है, ये आपको पता होना चाहिए कि काट का सपना है वो मुक्तिबोध की कहानियों का संकलन है, कहानी संग्रह है। तो उसकी जो भूमिका है वो श्रीकांत वर्मा जी लिखते हैं। तो उन्होंने इस कविता के संबंध में लिखा है कि मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्मराक्षस व उसका शिष्य है, ठीक है। यानी जो श्रीकांत वर्मा है, उन्होंने ब्रह्मराक्षस और उसके शिष्य की इस कविता में जो कल्पना की गई है मुक्तिबोध द्वारा, तो उसमें उन्होंने मुक्तिबोध से ही जोड़कर इन प्रतीकों को देखा है, ठीक है। यानी ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध ही है स्वयं, और उसका जो मुक्तिबोध जो ब्रह्मराक्षस का शिष्य है वह भी स्वयं मुक्तिबोध ही है, ठीक। शास्त्रों के अनुसार अब हम बात करेंगे कि जो मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध ने जब ब्रह्मराक्षस नाम से जो कविता लिखी है, तो इसके जो नामकरण के पीछे क्या रहा है, यानी उन्होंने इस नामकरण को क्यों चुना, तो वो देखिए कि शास्त्रों के अनुसार पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है, ठीक है। यानी अगर कोई ब्राह्मण है, वह कोई पाप कर्म करता है, यानी वो एक प्रकार से इसकी व्याख्या इस प्रकार भी की जाती है कि जब कोई ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा होता है, विद्वान जन होता है, और वो अपने ज्ञान को अपने किसी शिष्य को सौंप कर नहीं जाता, तो वह पाप कर्म करने की वजह से प्रेत योनि में जाता है, ठीक है। तो यही इसी को आधार बना करके मुक्तिबोध ने इस जो ब्रह्मराक्षस कविता है, इसको फैंटेसी के तौर पर रचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रह्मराक्षस का मतलब क्या है कि शास्त्रों के अनुसार पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है, ठीक है। अब समझिए कि जो ब्रह्मराक्षस है वह किसके रूप में प्रतीक माना है मुक्तिबोध ने। तो ब्रह्मराक्षस है उसे उन्होंने उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवाद आग्रहों एवं यहाँ एवं होगा एवं व्यक्तिवादी दबावों के बीच पिसकर घुटता है, ठीक है। यानी जो ब्रह्मराक्षस है वह एक तरफ उसका आदर्श मन है, यानी उस एक तरफ उसका व्यवहारिक मन है और एक तरफ उसका जो नैतिक मन है, उन दबावों के बीच बीच पिसकर घुटता रहता है, ठीक है। तो ये ब्रह्मराक्षस है। और जो शिष्य है, यानी जो मैं नाम से जो शिष्य आता है ब्रह्मराक्षस का शिष्य, वह क्या है, तो वह समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, ठीक है। केंद्रीय स्वर, इस कविता का अगर आप केंद्रीय स्वर की बात करोगे, तो इस कविता का जो केंद्रीय स्वर है वो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष है, ठीक है। यानी जो मध्यवर्गीय है, जो मध्यवर्गीय जीवन यापन करते हैं, उसमें भी जो बुद्धिजीवी है उसका आत्मसंघर्ष आपको इस कविता में देखने को मिलेगा, ठीक।
मुक्तिबोध की धारणा है कि बुद्धिजीवी 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप मुक्तिबोध की बात करोगे तो मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से भी और अपने साहित्य के माध्यम से भी 3 जो बुद्धिजीवी हैं, समाज में जो 3 प्रकार के बुद्धिजीवी पाए जाते हैं, उनकी कल्पना की है, ठीक है? और उन्होंने वो 3 कौन-कौन से बताए हैं। सबसे पहले जो बुद्धिजीवी हैं, वो रक्तपाई वर्ग से नाभिन्नलब्ध हैं। यानी जो रक्तपाई वर्ग है, यानी जो पूंजीपति वर्ग है, बुजुर्गा वर्ग है, उसके साथ ये संलिप्त रहते हैं। यानी ये शासन सत्ता और जो पूंजीवादी वर्ग है, उसके साथ संलग्न रहते हैं और जो शोषित लोग हैं, उनका ये शोषण करते हैं, ठीक है? जो दूसरे प्रकार के जो बुद्धिजीवी हैं, वो सामाजिक दायित्वों से असंग रहते हैं। यानी उन्हें न तो किसी से मतलब है, वो सिर्फ़ अपने में ही रहते हैं, ठीक है? उन्हें सामाजिक उनके दायित्व क्या हैं, समाज से जुड़ा भी उनका कोई कर्तव्य है, वो उन्हें उन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ना उन्हें पूँजीवाद से मतलब है, ना उन्हें जो श्रमिक वर्ग है, उनसे मतलब है, ठीक है? और जो तीसरे व्यक्ति हैं, जो तीसरे बुद्धिजीवी हैं, वो कौन से हैं? तो आत्मचेतस व विश्वचेतस, ठीक है? तीसरे वर्ग में वो आते हैं जो आत्मचेतस हैं और साथ ही विश्वचेतस हैं। यानी वो कभी-कभी तो खुद के बारे में सोचते हैं, कभी विश्व के बारे में सोचते हैं, यानी सभी के बारे में सोचते हैं, ठीक है? उनके 2 मन की बात की है उन्होंने, एक व्यावहारिक मन होता है उनका, एक नैतिक मन होता है, ठीक है? जो उनका व्यावहारिक मन होता है, जिसे ईगो कहते हैं, तो व्यावहारिक मन उनका चाहता है कि वो भी आराम से शासन सत्ता के साथ समझौता कर लें और आराम से सुख-सुविधाओं का उपयोग करें, एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ। लेकिन साथ ही उनका जो नैतिक मन होता है, नैतिक मन को वो सुपर ईगो से जुड़ते हैं। तो वह बार-बार जो व्यावहारिक मन है उस पर हावी होता है और वो सो और बार-बार ये उनके जो दायित्व हैं, जो समाज के प्रति दायित्व हैं, उनकी ओर इशारा करता है। ठीक है दोस्तों? ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस के आत्म संघर्ष की आंतरिक समस्या क्या है? इस कविता में अगर आप देखोगे, अभी हम कविता का पाठन करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ब्रह्मराज चस की जो मेन समस्या है, यानी जो उसके मन की जो आंतरिक आत्म संघर्ष की जो आंतरिक समस्या है, वह तर्क, इच्छा, क्रिया के सामंजस्य की है। ठीक है दोस्तों? यानी जो ब्रह्म राक्षस है, वो अपने तर्क, इच्छा और क्रिया का सामंजस्य उसका नहीं हो पा रहा है। यही समस्या उसके मन में बार-बार उठती है। ठीक है? अगर दोस्तों आपको पता हो, तो ये तर्क, इच्छा, क्रिया ये एक और कृति में आती है। वह कौन-सी कृति है? तो आपको पता होना चाहिए, वो प्रसाद की कामायनी है, ठीक है? कामायनी में प्रसाद की भी मूल समस्या यही है। लेकिन जो कामायनी में प्रसाद ने इस समस्या का निरूपण किया हुआ है, वह रहस्यात्मक किया हुआ है। यानी रहस्यात्मक तरीके से वो बताते हैं कि कैसे कैलाश पर्वत पर श्रद्धा मनु को लेकर जाती है और आकाश की तरफ उँगली उठा करके यानी हाथ के इशारे से बताती है कि आप जो ईश्वर है उसकी आराधना करो, तभी तर्क, इच्छा और क्रिया का सामंजस्य होगा, ठीक है? लेकिन जो मुक्तिबोध हैं, वह मार्क्सवादी होने की वजह से वो इस प्रकार से रहस्यात्मक सामंजस्य तो नहीं बताते, लेकिन अपने शिष्य के माध्यम से यह सामंजस्य की स्थापना वो करते हैं, ठीक? नेक्स्ट बिंदु है कि यह कविता 2 खंडों में बटी हुई है। ठीक है दोस्तों? इस कविता के आपको 2 खंड देखने को मिलेंगे। उनमें से पहले खंड में जो मुक्तिबोध है या कवि है वो क्या बताना चाह रहा है कि पहले खंड में कवि ने ब्रह्म राक्षस के प्रेतोचित व्यवहार का चित्रण किया है। यानी जो ब्रह्म राक्षस है वो प्रेत योनि में है। प्रेत योनियों प्रेत योनि में वह किस प्रकार के व्यवहार कर रहा है उसी का इसमें चित्रण है पहले भाग में या उसकी मनोदशा कैसी है। और दूसरे खंड में अपने पाठकों को उसकी ट्रेजेडी से परिचित कराया है और दूसरे खंड में उन्होंने दिखाया है कि कैसे ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी होती है। ठीक है दोस्तों? तो ये इन दोनों भागों को आप भली-भाँति समझिएगा। अब हम करते हैं कविता का पाठ। ठीक दोस्तों? देखिए तो कि शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में न आ सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। तो देखिए कि शहर के उस ओर खंडर की तरफ यानी शहर से दूर यानी ब्रह्म राक्षस एक प्रेत है और प्रेत और भूत प्रेत कहाँ पे रहते हैं तो वो समाज में तो रहेंगे नहीं, समाज से बाहर ही उनका डेरा होता है अगर आपको पता हो तो। तो जो ब्रह्म राक्षस है वो कहाँ पर रहता है? तो शहर के उस ओर खंडहर की तरफ यानी शहर से दूर एक खंडहर है, वहाँ पर रहता है। जिसमें खंडहर में एक परित्यक्त सूनी बावड़ी अगर आपको बावड़ी का मतलब पता हो, बावड़ी दोस्तों एक वो होती है जिसमें पानी भरा रहता है, जिसमें पानी को स्थगित किया जाता है।
वर्षा काल में इस पानी बावड़ी में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में यही पानी काम आता है। ठीक है दोस्तों? तो बावड़ी समझ लीजिए एक प्रकार से कुआँ जैसी होती है। तो प्रत्यक्ष सूनी बावड़ी यानी वहाँ पर उसी खंडहर में एक प्रत्यक्ष यानी वैसे ही बिना प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो जिसका अब यूज़ ना होता हो, जिसे अब कोई यूज़ में नहीं लेता हो। तो वहाँ पर एक छोड़ी हुई वैसी ही बावड़ी है के भीतर ठंडे अंधेरे में यानी उस बावड़ी के अंदर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की, सीढ़ियाँ डूबी अनेकों, उस पुराने घिरे पानी में। यानी बावड़ी में जो पानी भरा हुआ है, वो बहुत पुराना है, उसमें सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों तक पानी भरा हुआ है। समझ में ना आता हो समझ में ना आ सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। लेकिन इस जो बावड़ी है, उसकी गहराई का नहीं पता है और उसके उसके बारे में लोगों के ना समझ में आता है। तो जैसे उसकी गहराई का अंदाज़ इस प्रकार से बताया है कि जैसे कोई बात है, वो समझ में ना आती हो, इसी प्रकार से जो बावड़ी की गहराई है, वह भी लोगों के या उसका रहस्य लोगों के समझ में नहीं आता है। ठीक? बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर, वो शाखों पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले प्रत्यक्ष भूरे गोल। यानी जो बावड़ी है, उसके ऊपर जो औदुंबर के पेड़ यानी औदुंबर माने होता है गूलर, के जो गूलर के पेड़ हैं, वह खड़े हुए हैं बावड़ी के आसपास, बावड़ी को घेरे हुए। वह उनकी शाखों पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले, घुग्गू माने होता है उल्लू, तो उल्लुओं के घोंसले उस गूलर के पेड़ों पर लटके हुए हैं और वो बावड़ी को पूरी को घेरे हुए हैं। प्रत्यक्ष भूरे गोल यानी उनके जो घोंसले हैं, वो भूरे और गोल हैं। विद्युत सत पुण्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेश अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। यानी जो वहाँ का वातावरण है, वो वातावरण ऐसा है यानी उस बावड़ी के संबंध में लोगों के मन में ऐसा संदेह है या लोगों के मन में ऐसी कथा है, जैसे वहाँ पर कोई ब्रह्म राक्षस जैसा यानी कोई भूत-प्रेत रहता है और इन सब की हवा मिल कर के जो उस बावड़ी के वातावरण को और भी संदेहात्मक बनाती है लोगों के मन में, ठीक है? अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है यानी कोई पौराणिक कथा है उससे प्रचलित कि यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं इसी संदेश से लोग घबराए हुए रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी हैं टगर ले पुष्प तारे श्वेत। यानी उसी बावड़ी के जो किनारा है उस पर जो टगर के पेड़ हैं, यानी जो टगर एक वृक्ष होता है जिसकी खुशबू सुगंधित होती है, तो उसी पेड़ के सुगंधित खुशबू और उसके जो फूल हैं, वह उस बावड़ी को देख रहे हैं, ठीक? यानी ऐसा लग रहा है उस बावड़ी को जैसे वह सब उसी को देख रहे हों। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर, मेरी वह कनहेर, वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। यानी जो बावड़ी के आसपास जो लाल फूलों से लदा हुआ गुच्छा है, मेरी और कन्हेर के पेड़ हैं, वह बुलाती है खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। यानी जो बावड़ी है उसका मुंह यानी उसकी जो किनारा है वो ऐसे लगता है जैसे वो आकाश को ताक रहा हो। ठीक। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्मराक्षस एक पैंठा है, वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाता शब्द पागल से गहन अनुमानित तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल। यानी अब तक हमने देखा कि बावड़ी का वातावरण कैसा है। एक पुरानी बावड़ी है जो लोगों के अब यूज में नहीं है। उसके आसपास घने पेड़ हैं, उन पेड़ों में फूल पत्तियां सब कुछ हैं और इस वजह से उसका दृश्य बहुत ही डरावना सा संदेहात्मक लग रहा है। ठीक है। अब उस बावड़ी में है वो ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है। तो बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य यानी जो बावड़ी की जो गहराई है, जो अनंत गहराई है, उसके शून्य यानी उसके अंदर में ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। यानी जो ब्रह्म राक्षस है वो उसके अंदर रहता है।
वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज हड़बड़ाता शब्द पागल से। यानी जो ब्रह्म राक्षस है वो उसके अंदर बावड़ी के अंदर बैठा हुआ है अंदर, और अंदर से उसकी गूंज यानी वो लगातार कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ कहता रहता है, उसकी गूंज बाहर सुनाई देती है। ठीक है। गहन अनुमानित तन की मलिनता, यानी गहन अनुमानित यानी ऐसा अनुमान लोगों को लगता है, यानी ऐसा अनुमान दूर से प्रतीत होता है। तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस। यानी जो ब्रह्म राक्षस है वह ऐसा, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर पर बहुत ही मैल लगा हुआ है, यानी उस पर बहुत पाप हैं। इस वजह से वह अपने शरीर को उस बावड़ी में धोता रहता है, ठीक है, जिससे वह स्वच्छ हो जाए। तो देखिए कि दूर करने के लिए मलिनता, दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस। यानी जो उसके ऊपर पाप की छाया है उसे वो स्वच्छ करने के लिए या उसे हटाने के लिए लगातार घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर। यानी वह अपनी देह को अपने हाथ के पंजों से घिस रहा है। कभी बाह छाती मुंह छपाछप, यानी वो अपनी बाह कभी छाती कभी मुंह को धो रहा है। खूब करते साफ फिर भी मैल फिर भी मैल, यानी वो इन सबको बार बार लगातार नहा रहा है, नहा लगातार उन्हें साफ कर रहा है, घिस रहा है अपने पंजों से, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर पर मैल ही मैल हो। ठीक। और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुंद मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचकों के चमकते तार, आलोचनाओं के चमकते तार। और जो ब्रह्म राक्षस है वो लगातार होठों से गुस्से में कुछ मंत्र उच्चार कर रहा है, यानी कुछ मंत्रों का उच्चार कर रहा है। एक तो जो ब्रह्म राक्षस है वह एक ब्राह्मण है, यानी पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, तो इस वजह से वो संस्कृत भी जानता है, और वो जो गालियां दे रहा है वो शुद्ध शुद्ध संस्कृत में गालियों का ज्वार, यानी वो गुस्से में संस्कृत में गालियां दिए जा रहा है। मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, यानी वो लगातार कोई ना कोई कुछ ना कुछ बकता रहता है। उस अखंड स्नान का प्रवाह, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। यानी लगातार वो उस बावड़ी में स्नान कर रहा है कि कैसे भी करके उसका ये पाप उसका पीछा छोड़े। ठीक। नेक्स्ट देखिए, किंतु गहरी बावड़ी की भीतर दीवारों पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु पर जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। लेकिन जब दिन में ऐसा होता है कि जब सूर्य बावड़ी के ठीक ऊपर आता है, यानी जब बावड़ी या कुआं पर आपने देखा हो, कुएं पर देखा हो, तो सूर्य की जब किरणें उस पर पड़ती हैं, यानी बावड़ी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो किरणें उसकी दीवार से टकराती हुई सीधे अंदर तक जाती हैं। जब वो ब्रह्मराक्षस पर पड़ जाती हैं, तब ब्रह्मराक्षस सोचता है कि जैसे उस पर जो जैसे सूर्य ने उसको नमस्ते कर दिया हो, या सूर्य ने उसके ज्ञान को मान लिया हो। देखिए, किंतु गहरी बावड़ी की भीतर दीवारों पर, यानी जब बावड़ी की गहरी दीवारों पर तिरछी गिरी रवि रश्मि, रश्मि माने होती है किरण, कि तिरछी जब सूर्य की किरण गिरती है, तो कि उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, जब उसकी जो किरण है यानी उसकी रोशनी के जो परमाणु हैं जब अंदर तक पहुंचते हैं, उसके तल तक पहुंचते हैं, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। यानी तब जो ब्रह्म राक्षस है वो समझ लेता है जैसे सूर्य उसको नमस्ते कर रहा है झुककर। नेक्स्ट देखिए, कि पत भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्मराक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। यानी जब रात में जब चांद निकलता है, तो जब चांद की किरणें उसकी दीवार पर टकराकर जब अंदर जाती हैं उसके तल तक, यानी ब्रह्मराक्षस तक जब वो पहुंचती हैं, तब ब्रह्मराक्षस समझता है कि जो चांद है उसने मेरी विद्वता को यानी मुझे गुरु मान लिया है, और वह मेरी आरती उतार रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही, करता रहा अनुभव के नभ ने भी, विनत हो मान ली श्रेष्ठता उसकी। यानी जो ब्रह्म राक्षस है उसके मन में कांटों की तरह ये बात पल रही है, यानी कांटों की तरह इस बात को वो अपने तन मन में समा रहा है, यानी अनुभव कर रहा है, करता अनुभव
वह इन इन बातों को अनुभव कर रहा है कि जब सूर्य ने उसको प्रणाम किया है, नमस्ते किया है और चाँद ने उसको अपना गुरु मान लिया है, उसकी आरती उतार रहा है, तो वह ऐसा समझता है जैसे नभ ने भी विनत हो मान ली श्रेष्ठता उसकी, जैसे आकाश ने भी उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है। ठीक? नेक्स्ट है कि और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोन जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रेमियों तक के मार्क्स एंजल्स रसेल टोइनबी के हाइडेगर व स्पेंसर सात्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राकृत बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। यानी जो ब्रह्म राक्षस है, जैसे ही उसे ये पता चलता है कि आकाश ने भी उसकी विद्वता को मान लिया है या उसके ज्ञान को मान लिया है, तो फिर और तब दोगुने भयानक ओज से, यानी फिर ब्रह्म राक्षस इस बात से जानने के बाद और भी वो अपनी शक्ति लगाता है और बोलने लगता है पहचान वाला मन, और वो अपने मन को पहचान करके बोलने लगता है सुमेरी बेबीलोन की जन कथाओं को। यानी जो बेबीलोन की सभ्यता, अगर आपको पता हो तो जो बेबीलोन है वो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो जो बेबीलोन की सभ्यताओं की, सुमेरी की जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में जो जन कथाएं चलती हैं उनका उच्चारण वो करने लगता है मधुर वैदिक ऋचाओं तक। यानी वो जो वैदिक कालीन जो ऋचाओं हैं, जो ऋचाएं हैं, जो उपनिषद हैं, वेद हैं, उनका मंत्रोच्चारण करने लगता है। वो तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र, और आज आज तक के, तब से जो आज तक के जो सूत्र हैं, जो छंद हैं, जो मंत्र हैं, थ्योरम है, सब प्रेमियों तक के मार्क्स एंजल्स रसेल टोइनबी के हाइडेगर व स्पेंगर सात्र गांधी भी इन सबके जो सिद्धांत है, इन सबके जो विचार हैं, इनकी वो नई व्याख्या करने लगता है ब्रह्म राक्षस। क्योंकि ब्रह्म राक्षस एक पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, इसीलिए वह यह सब करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक बात ध्यान रखना, इसमें जो मेन रूप से पूछा जा सकता है कि इसमें जो बेबीलोन की सभ्यता है उसका परिचय दिया है उन्होंने, वेद की ऋचाओं का वर्णन किया है, वेदों की ऋचाओं का। और जो मार्क्स है, एंगल्स हैं, रसेल हैं, टोयनबी हैं, हाइडेगर हैं, स्पेंसर हैं, सात्र हैं, गांधी हैं, ये सभी विद्वान लोगों के नाम लिए हैं उसने। सभी के सिद्धांतों का नया व्याख्यान करता है। यानी जो ब्रह्म राक्षस है वह इन सभी जो महान पुरुष हैं, इनके जो सिद्धांत दिए हुए हैं, इनकी अपने हिसाब से व्याख्या करता है, यानी नई व्याख्या करता है, अपने अनुसार इनकी व्याख्या करता है। नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राकृत बावड़ी में, यानी जो काली जो बावड़ी है उसका पानी इतना गंदा हो चुका है, जैसे काला हो गया हो उसका पानी, उसी में वो नहा रहा है और ये सब कर रहा है उन घनी गहराइयों में शून्य। यानी उस गहराई में बैठ करके वो ये सब हरकतें कर रहा है। ये गरजती गूंजती आंदोलिता यह गरजती गूंजती आंदोलिता गहराई से उठ रही ध्वनियां अंतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विक- गहराइयों से उठ रही ध्वनियां अंतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिबिंब से यहाँ। यानी उस गहराई से जो वो अपने ये वो बोल रहा है, नए सूत्रों के जो पुराने जो सिद्धांतकार हैं, यानी जो विद्वान जन है, उनके सिद्धांतों की वो व्याख्या कर रहा है, तो उस गहराई से ध्वनियां उठती हैं। तो उन सभी से वो आवाज निकल रही है, यानी बावड़ी के अंदर से वह आवाज आ रही है। ठीक है, तो उन्हीं आवाजों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए कि बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोवर हरी कोहनी टेक सुनते टगर के पुष्प तारे श्वेत बेध्वनिया। यानी जो बावड़े की मुंडेर, यानी जो बावड़े की किनारी है, उस पर जो जो टगर के पुष्प हैं, यानी जो टगर पेड़ है और उस पर जो लताएं लटकी हुई हैं, तो उन पर जो फूल खिले हुए हैं, तो वो इन ध्वनियों को सुनते हैं करौंदों के सुकमल फूल, यानी जो करौंदे के फूल हैं वह भी ये सब सुन रहे हैं। सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर,
यानी जो गूलर का पेड़ है, जो प्राचीन है यानी बहुत पुराना है, वह भी इन सबको सुन रहा है। सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़क गई। यानी मैं भी उस ब्रह्मराक्षस की इस दशा को सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ। ठीक। तो यहाँ तक हमने कविता का एक अंश देख लिया है, पहला खंड, जिसमें जो ब्रह्मराक्षस है वह उसके वो उसमें जो उसका प्रेत योनि में वह किस प्रकार रह रहा है और वह किस प्रकार से सोचता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो दूसरा भाग देखिए कि उसकी ट्रेजेडी कैसी होती है कि खूब ऊंचा एक जीना सामला। अब यहाँ से आपको दूसरे भाग में दोस्तों समझ में आएगा कि जो मुक्तिबोध जो एक व्यवहारिक मन और एक जो नैतिक मन है, ईगो और सुपर ईगो, इनकी व्याख्या किस प्रकार से करते हैं कि खूब ऊंचा एक जीना सामला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष, वे भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता। यानी जो खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, यानी जो ब्रह्म राक्षस है वह उस बावड़ी से निकलने की पूरी कोशिश करता है। यानी जब वो उसकी जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उन पर चढ़ता है तो वह बार बार उनसे फिसल जाता है। वह बार बार ये कोशिश कर रहा है, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में वो छाती पर अनेकों घाव। यानी ये सब करते हुए उसके बीच वो कई बार गिरा है, लुढ़कता है और वह फिर रह जाता है, लेकिन लगातार कोशिश कर रहा है इससे निकलने की। बुरे अच्छे बीच का संघर्ष, वे भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे के बीच का संघर्ष। यानी वो लगातार अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष कर रहा है। दूसरे प्रकार से आप इस तरीका से समझिए मुक्तिबोध के संबंध में कि जो मुक्तिबोध का एक तरफ से जो व्यवहारिक मन है, एक तरफ से जो नैतिक मन है, तो एक तरफ से जो उनके जो व्यवहारिक मन में अपने जीवन से लेकर जो समस्या हैं वो जुड़ती हैं, तो दूसरी तरफ जो नैतिक मन है, जो विश्व चेतस मन है, वो विश्व चेतस मन लोक कल्याण के लिए बार-बार उदग्र करता है, उस रूप में भी देखिएगा, ठीक है? तो ये जो मन के अंदर जो क्रियाएँ चल रही हैं, वो ऐसी चल रही हैं कि व्यथाएँ बहुत प्यारी हैं, ज्यामितिक संगति गणित, यानी जो मन के अंदर ये क्रियाएँ चल रही हैं, वो ऐसे चल रही हैं जैसे ज्यामिति का गणित की क्रियाएँ चल रही हों, कि दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। यानी जो उनका नैतिक मन है वह विश्व चेतस मन के संबंध से जुड़ता है, यानी विश्व चेतना लेकर चलता है, लोगों को लेकर चलता है। और एक तरफ जो उनका आत्मचेतन है, यानी जो व्यवहारिक मन है, वह सूक्ष्म कारणों को लेकर चलता है, यानी अपने व्यक्तिगत हितों को लेकर के चलता है। लेकिन जो उनका नैतिक मन है वह बार बार हावी हो जाता है, सुपर ईगो बार बार जो व्यवहारिक मन है ईगो उस पर हावी हो जाता है। फिर देखिए कि रव निकलता लाल चिंता की रुधिर सरता प्रवाहित कर दीवारों पर। जब सूर्य निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे लाल चिंता की रुधिर सरता, यानी जब सूर्य निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे लाल खून की धारा बह रही हो। यानी जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ऐसा लगता है जैसे लाल खून की धारा प्रवाहित हो रही हो दीवारों पर। उदित होता चंद्र वर्ण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, और जब चंद्रमा उदित होता है रात में तो वह ऐसा लगता है जैसे वह सफेद पट्टी से उन घावों पर मरहम लगाता हो। ठीक। उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दस मलब बिंदुओं के सर्वत्र पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया, और वह पसरा पड़ा है, वक्ष बाहें फैली हैं एक सोदक की। और जो ब्रह्म राक्षस है वह उस बावड़ी में, क्योंकि ब्रह्म राक्षस है वह पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो उसी को इसमें दिखाया गया है कि अनगिनत दशमलवों से दशमलव बिंदुओं के सर्वत्र पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया, और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक सोदक की। यानी जो ब्रह्म राक्षस है उसकी हालत ऐसी हो चुकी है इन क्रियाओं से, इन चिंताओं से, कि जैसे वह बाएं फैलाए धरती पर पड़ा हो। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि व्यक्तित्व का वो कोमल स्फटिक प्रसाद सा, प्रसाद में जीना, वह जीने की अकेली सीढ़ियां,
चढ़ना बहुत मुश्किल रहा, वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित। जो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म राक्षस की जो मेन समस्या है वह क्या है, तो वो भाव भाव, ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य की है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिखाया गया कि इनका संगत किस प्रकार से नहीं होता है। तो देखिए कि व्यक्तित्व का वो कोमल स्फटिक प्रसाद सा, यानी जो जो उसके व्यक्तित्व सा मन में ऐसा घर बना लिया है, प्रसाद माने घर होता है या भवन, उसने ऐसा भवन बना लिया है कि प्रसाद में जीना, यानी उस भवन में एक जीना है, वो जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा, वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित, यानी जो उसके भाव संगत हैं, यानी जो उसकी क्रियाएं हैं, भाव, क्रिया, ज्ञान, इनका सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए, उस भाव, तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। यानी इन सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए जो प्रेत है वह गुरुओं के पास भी गया, पंडितों के पास भी गया कि कैसे भी करके इन कार्य जो सामंजस्य है, जो उनके भाव, क्रिया और ज्ञान में जो सामंजस्य है वह बैठ जाए, इसके लिए वह प्रेत कई लोगों के पास भी भटका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किंतु युग बदला, वह आया कीर्त व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती। और जब युग बदला, यानी अब जब समय बदल गया है, तो अब जो पूंजवादी सत्ता आई है उसमें सिर्फ लाभकारी चीज ही देखी जाती है, यानी लाभ को ही देखा जाता है। उसमें जो हृदय मन है, यानी जो मन है, उसके अंतःकरण में क्या चल रहा है उस बात को, यानी सत्य को कोई भी नहीं पूछता है। ठीक, आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबना महत्ता के चरण में। यानी जो आत्मचेतस मन है, जो व्यवहारिक मन है, और जो व्यक्तित्व है, और जो एक तरफ विश्व चेतस है, यानी जो नैतिक मन है, इन दोनों के बीच एक तरीके से द्वंद्व चलता रहता है कि किसकी, ये दोनों अपनी अपनी महत्ता को स्वीकार करने में लगे रहते हैं। यानी जो आत्मचेतस मन है और विश्व चेतस मन है, इन दोनों में आपस में द्वंद्व चलता रहता है। विषाद कुल मन, मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन, यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, वह उस महत्व का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। यानी जब मुझे यह सब पहले समझ में आ जाता तो इसका महत्व मैं उसे बताता। ठीक, पिस गया वो भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। यानी जो एक तरफ जो ब्रह्मराक्षस है उसकी मेल समस्या क्या है, जब उसका शिष्य समझता है कि ब्रह्मराक्षस का शिष्य ये बात समझता है कि उसकी मेन समस्या क्या है, कि एक तरफ उसका व्यवहारिक मन है, ठीक है, एक तरफ उसका व्यवहारिक मन है और एक तरफ उसका नैतिक मन है, इन दोनों के बीच जो द्वंद्व चलता रहता है लगातार, वो इन दोनों कठिन पाठों के बीच पलता रहता है, यानी टक्कर होती रहती है, द्वंद्व होता रहता है। तो इसी प्रकार से जब वो ये सब झेल नहीं पाता तो इसी में उसकी मृत्यु होती है या ट्रेजेडी होती है, यानी इस प्रकार से उसकी मृत्यु होती है। बावड़ी में वह सोए बावड़ी में वह सोए पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और वो मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे से कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। यानी अब ब्रह्मराक्षस है, तो ब्रह्मराक्षस अब उस कोठरी से, यानी उस बावड़ी से तो तभी निकलेगा जब उसका कोई शिष्य होगा, यानी जो जब उसका कोई शिष्य बन जाए जो उसके ज्ञान को ले और आगे बढ़ाए, और वो उसकी मुक्ति इसी प्रकार से होगी। ठीक है, तो देखिए उसकी मुक्ति किस प्रकार से बताई है कि बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ। यानी मैं उस ब्रह्म राक्षस है उसका शिष्य होना चाहता हूँ, यानी जो मुक्तिबोध है वो कह रहे हैं कि मैं उसका शिष्य होना चाहता हूँ, और उसका जो काम है
जिससे कि उसका वो अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ। यानी मैं उसका जो अधूरा काम रह गया है, उसको मैं पूरा करूँ, जिससे उसको मुक्ति मिले। ठीक है दोस्तों? तो धन्यवाद दोस्तों। ये कविता हमारी ब्रह्मराक्षस हमने पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट जो उनकी कविता है अंधेरे में, नेक्स्ट वीडियो में उसकी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।